तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, जो हम फिटर थ्योरी के 1000 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी क्लास 1 को डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपके आने वाले सभी एग्जाम हो, चाहे आपका इसरो हो, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल हो, आप एनएफएल की तैयारी कर रहे हैं, या आपके जो भी टेक्निकल के एग्जाम है, चाहे आप फिटर ट्रेड से हो, टर्नर से हो, वेल्डर से हो, या मशीनिस्ट ट्रेड से हो, तो जिस भी ट्रेड से आप हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर को इस पीडीएफ में शामिल किया गया है। और जैसे जैसे हम इस पीडीएफ में आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो हमारा क्वेश्चन का लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जो क्लास नंबर 1 थी उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था। तो फ्रेंड्स, आइए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या बोल रहा है? हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फोर्जेबल? स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकती है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है 1.2% तक, ऑप्शन बी बोला है 1.7% तक, ऑप्शन सी बोला है 1.9% तक, ऑप्शन डी बोला है 2.1% तक। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1.7% तक। तो जो हमारी स्टील रहती है, तो उसकी मतलब स्टील में कितना परसेंट कार्बन होना चाहिए जहाँ तक हम उसको फोर्ज कर सकते हैं? तो उसमें 1.7% तक कार्बन रहेगा तो हम स्टील को फोर्ज कर सकते हैं। जैसे ही इससे ऊपर होगा तो उस धातु की मतलब हम मतलब फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, वाई द सरफेस प्लेट्स आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन? क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन के बने होते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है टू प्रिवेंट कोरोजन, क्षरण को रोकने के लिए, ऑप्शन बी बोला है टूटने से रोकने के लिए, ऑप्शन सी बोला है विकृति को रोकने के लिए, और ऑप्शन डी बोला है थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू प्रिवेंट को डिस्टॉर्शन, मतलब विकृति को रोकने के लिए। मतलब हमारी सरफेस प्लेट रहती है उसको मतलब उसमें को मुड़ना मुड़ना या विकृति जो होती है उसको रोकने के लिए उसको कास्ट आयरन से बनाया जाता है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ बर्नियल वेवल प्रोटेक्टर? बर्नियल वेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? जो हमारा बर्नियल वेवल प्रोटेक्टर रहता है वो कितने डिग्री तक कोण को माप सकता है? तो ऑप्शन ए बोला है 1 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 5 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 5 मिनट, ऑप्शन डी बोला है 5 डिग्री। तो फ्रेंड, जो हमारा बर्नियल वेवल प्रोटेक्टर रहता है वो क्या रहता है? हमारा 5 मिनट की परिशुद्धता में कोण को मापता है। तो क्वेश्चन 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 5 मिनट की एक्यूरेसी में ये हमारे सटीकता में चेक करता है किसको? एंगल को। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या बोल रहा है? तो 28 नंबर का क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ प्लायर इज यूज्ड ऑफ फिट एंड रिमूव सर्किलिप्स इन असेंबली वर्क? असेंबली कार्य में किस प्लायर का उपयोग सर्किलिप को निकालने और फिट करने के लिए किया जाता है? मतलब जो हमारे असेंबली वर्क रहते हैं उसमें सर्किलिप को निकालने और फिट करने के लिए किस प्लायर का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है सर्किलिप प्लायर, ऑप्शन बी बोला है फ्लैट नोच प्लायर, ऑप्शन सी बोला है स्लिप जॉइंट प्लायर, और ऑप्शन डी बोला है राउंड नोच प्लायर। तो फ्रेंड, असेंबली में सर्किलिप को खोलने या निकालने या फिट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? सर्किलिप प्लायर का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, द टूल यूज टू इंडिकेट मार्क द लेंथ ऑफ पाइप टू बी कट इज? काटने के लिए पाइप की लंबाई को सूचित चिन्हित करने हेतु उपयोग किया जाने वाला उपकरण है? तो ऑप्शन ए बोला है हैमर, ऑप्शन बी बोला है स्क्राइबर, ऑप्शन सी बोला है स्क्रूज, ऑप्शन डी बोला है नेल्स। तो फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्क्राइबर। मतलब क्या बोला है? द टूल यूज टू इंडिकेट मार्क, मतलब मार्किंग करने के लिए, मतलब कोई भी हमारा पाइप हुआ या जॉब हुआ तो उसको चिन्हित करने के लिए, मतलब मार्किंग करने के लिए, हम लाइनें खींचने के लिए किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए हम स्क्राइबर का यूज करते हैं। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोला है, इन चिपिंग प्रोसेस द फॉलोइंग चीजल इज यूज्ड? चिपिंग पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी छेनी का उपयोग किया जाता है? मतलब जो हमारी चिपिंग रहती है जब हम चीजल द्वारा धातु को काटते हैं तो उसके लिए किस चीजल का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है कैप चीजल, ऑप्शन बी बोला है हॉट चीजल, ऑप्शन सी बोला है कोल्ड चीजल, ऑप्शन डी बोला है साइड चीजल। तो फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोल्ड चीजल।
मतलब चिपिंग प्रोसेस में जो हमारा चिपिंग प्रोसेस द्वारा जो हम धातु को काटते या छीलते हैं तो उसके लिए ठंडी छेनी कोल्ड चीजल का यूज किया जाता है। और जो हमारी हॉट चीजल रहती है इसका प्रयोग हम गर्म कार्यों के लिए ही करते हैं। तो जो चिपिंग प्रोसेस रहती है तो उसके लिए कोल्ड चीजल का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या बोल रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक? समायोज्य समांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? जो हमारे पैरेलल ब्लॉक रहते हैं उनका मेन लाभ क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है टू सेट डिफरेंट एंगल, विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन बी बोला है विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन सी बोल रहा है विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए। और ऑप्शन डी बोला है विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू सेट डिफरेंट हाइट। मतलब विभिन्न ऊंचाई पर हमारे पैरेलल ब्लॉक को सेट करना ही उसका मुख्य लाभ होता है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन हमारा बोला है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑडलेक कैलिपर? ऑडलेक कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? जो हमारा ऑडलेक कैलिपर रहता है तो उसका दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है जेनी कैलिपर। ऑप्शन बी बोला है डिवाइडर। ऑप्शन सी बोला है बर्नियर कैलिपर। ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीस। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनी कैलिपर। जो हमारा ऑडलेक कैलिपर रहता है तो उसको हम जेनी कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इंक्लूडेड एंगल ऑफ द सेंटर पंच इज? सेंटर पंच का अंतर्निर्विष्ट कोण खाली स्थान का होता है। मतलब जो हमारा सेंटर पंच रहता है उसका कोण कितने डिग्री का होता है? तो ऑप्शन ए बोला है 30 डिग्री। ऑप्शन बी बोला है 60 डिग्री। ऑप्शन सी बोला है 90 डिग्री। ऑप्शन डी बोला है 45 डिग्री। तो फिर क्वेश्चन 33 का आंसर आप सबको पता होगा। क्वेश्चन 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। जो हमारा सेंटर पंच रहता है उसका एंगल 90 डिग्री रहता है। बाकी हमारा प्रिक पंच का 30 डिग्री रहता है, डॉट पंच का 60 डिग्री रहता है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट विल हैपन इफ द क्लीयरेंस एंगल ऑफ चीजल इज टू हाई? यदि छेनी का क्लीयरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा? यदि हमारी चीजल है अगर उसका क्लीयरेंस कोण ज़्यादा होगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ऑप्शन ए बोला है स्लिप ऑफ चीजल, छेनी स्लिप करेगी। ऑप्शन बी बोला है सतह पर गड्ढा करेगी। ऑप्शन सी बोला है कटिंग एज टूट जाएगा। और ऑप्शन डी बोला है सतह से भारी धातु निकालना। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिगिंग ऑफ द सरफेस। सतह पर गड्ढा करेगी। यदि हम छेनी का क्लीयरेंस कोण बढ़ा देंगे तो हमारी जो सतह रहेगी उस पर गड्ढा होने लगेगा। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पज? किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है स्लेज हैमर। ऑप्शन बी बोला है बॉल पिन हैमर। ऑप्शन सी बोला है क्रॉस पिन हैमर। ऑप्शन डी बोला है स्ट्रेट पिन हैमर। तो फ्रेंड्स रिवेटिंग करने के लिए या जनरल पर्पस के लिए हम किस हैमर का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम हमेशा बॉल पिन हैमर का यूज करते हैं। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या बोल रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? जो हमारा माइक्रोमीटर रहता है तो उसका क्या सिद्धांत होता है? तो ऑप्शन ए बोला है स्लाइडिंग। ऑप्शन बी बोला है स्क्रू एंड नट। ऑप्शन सी बोला है रैक एंड पिनियन। ऑप्शन डी बोला है बर्म एंड बर्म व्हील। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा माइक्रोमीटर रहता है वो स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 37 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग? विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है? मतलब जब हम डायगोनल फाइलिंग करते हैं तो अगर हम उसको सही तरीके से यूज नहीं करते हैं तो उसका क्या रीज़न है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है असमान फिनिश सतह। ऑप्शन बी बोला है सतह पर खरोच। ऑप्शन सी बोला है कन्वेक्सिटी ऑन द सरफेस, सतह पर उत्तलता। ऑप्शन डी बोला है सतह पर सही फिनिश का ना होना। तो फिर क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असमान फिनिश सतह। मतलब अगर हम डायगोनल फाइलिंग को सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो जो हमारी सतह रहेगी वो या तो उठी हुई बनेगी या आगे पीछे से दबी वगैरह बनेगी। तो मतलब असमान सतह फिनिश सतह रहेगी। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है घुमावदार विच चीजल इज यूज्ड फॉर कर्व्ड ग्रुप्स? घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? मतलब जो हमारे घुमावदार ग्रुप्स रहते हैं
उसको काटने के लिए किस छेनी का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है चपटी छेनी, ऑप्शन डी बोला है वेब छेनी, ऑप्शन सी बोला है क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन डी बोला है हाफ राउंड नोच छेनी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। घुमावदार ग्रुप्स काटने के लिए या ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए हम किस छेनी का यूज करते हैं? हाफ राउंड नोच छेनी का यूज करते हैं। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर एंजॉयर आ यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस। बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? मतलब जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर रहता है तो उसका कौन सा भाग है जो एक समान दबाव को सुनिश्चित करता है जब हम माइक्रोमीटर द्वारा माप लेते हैं तब? तो ऑप्शन ए बोला है एनविल, ऑप्शन ए बोला है थिम्बल, ऑप्शन सी बोला है स्पिंडल लॉक, ऑप्शन डी बोला है रैचेट स्टॉप। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा रैचेट स्टॉप रहता है वो हमारे माइक्रोमीटर में समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्सा ब्लेड। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है मुलायम धातु को काटने के लिए, ऑप्शन बी बोला है हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, ऑप्शन सी बोल रहा है हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, ऑप्शन डी बोला है कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब्स। मतलब कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट्स इन अ ड्रिल। एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम क्या है? तो जो हमारा ड्रिल रहता है तो उसके बीच में जो फ्लूट्स रहते हैं उस भाग का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है लिप, ऑप्शन बी बोला है बेब, ऑप्शन सी बोला है पॉइंट, ऑप्शन डी बोला है सैंक। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 41 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेब। जो हमारे ड्रिल रहते हैं तो जो फ्लूट्स के बीच का भाग रहता है उसको हम बोलते हैं बेब। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन बोला है विच पार्ट ऑफ बर्नियर हाइट गेज इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड। बर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरगल पार्ट है? मतलब जो हमारा बर्नियर हाइट गेज रहता है तो उसका कौन सा पार्ट है जो हमारी मेन स्लाइड का एक मुख्य पार्ट है? तो ऑप्शन ए बोला है जा, ऑप्शन डी बोला है बेस, ऑप्शन सी बोला है बीम, ऑप्शन डी बोला है जा क्लैंप। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जा। जो हमारा बर्नियर हाइट गेज रहता है तो जो उसकी मुख्य स्लाइड रहती है तो उसमें जो जा रहता है वो हमारा एक मुख्य इंटरगल पार्ट के अंतर्गत आता है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पस। मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है? मतलब जब हम मार्किंग करते हैं तो उसके लिए जो हमारा हैमर रहता है उसका वजन क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है 200 ग्राम, ऑप्शन बी बोला है 250 ग्राम, ऑप्शन सी बोला है 300 ग्राम, ऑप्शन डी बोला है 450 ग्राम। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 43 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब हम मार्किंग उद्देश्य के लिए हैमर का यूज करते हैं तो हमारे हैमर का वजन होना चाहिए 250 ग्राम। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मार्किंग टेबल आर मेड अप ऑफ। मार्किंग टेबल को खाली स्थान द्वारा बनाया जाता है। मतलब जो हमारी मार्किंग टेबल रहती है उसको किस धातु से बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है कंक्रीट, ऑप्शन बी बोला है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी बोला है ग्रेनाइट, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी मार्किंग टेबल रहती है उसको ग्रेनाइट से बनाया जाता है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग्स। कौन सा मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? मतलब कौन सा हमारा मार्किंग मीडिया है जिसको रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर हम यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोल रहा है व्हाइट वॉश सफेदी, ऑप्शन बी बोला है पर्सियन ब्लू, ऑप्शन सी बोला है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी बोला है सेल्यूलोज लेकर। तो फ्रेंड जो हमारे रफ फोर्जिंग या कॉस्टिंग वाले जॉब रहते हैं तो उसके लिए हम हमेशा व्हाइट वॉश का यूज करते हैं। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज यूज टू फिनिश द रिशार्पनेड डिवाइडर पॉइंट। पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब जो हमारा डिवाइडर का पॉइंट रहता है तो उसको फिनिश करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है फाइल,
ऑप्शन बी बोला है ग्राइंडर, ऑप्शन सी बोला है स्क्रैपर, ऑप्शन डी बोला है ऑयल स्टोन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे डिवाइडर के पॉइंट रहते हैं तो उनको पुनः मतलब फिर से तेज नुकीला करने के लिए हम ऑयल स्टोन का यूज करते हैं। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 47 नंबर क्वेश्चन बोला है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम इज कॉल्ड। समय को मापने के यंत्र को खाली स्थान कहा जाता है, मतलब कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा हम समय को माप सकते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है डाइगोमीटर, ऑप्शन बी बोला है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी बोला है ड्यूरोमीटर, ऑप्शन डी बोला है क्रोनोमीटर। तो फ्रेंड समय को मापने के यंत्र को हम क्रोनोमीटर कहते हैं। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 48 नंबर क्वेश्चन बोला है हमारा इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंसेंसिटी इज कॉल्ड। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को खाली स्थान कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है ल्यूसीमीटर, ऑप्शन बी बोला है क्रायोमीटर, ऑप्शन सी बोला है साइनोमीटर, ऑप्शन डी बोला है बैरोमीटर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की तीव्रता के मापने के यंत्र को हम लूसीमीटर कहते हैं। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 49 नंबर क्वेश्चन हमारा बोला है 1 माइक्रोमीटर, सॉरी 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो ऑप्शन ए बोला है 1 mm, ऑप्शन बी बोला है 0.1 mm, ऑप्शन सी बोला है 0.01 mm, ऑप्शन डी बोला है 0.0001 mm। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 49 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.001 mm हमारे 1 माइक्रोन का मान रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 23 विच मशीन इज नॉट अ डेंजरस मशीन। कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है। तो ऑप्शन ए बोला है सर्कुलर सा मतलब वृत्ताकार आरी, ऑप्शन बी बोला है मिलिंग मशीन यूज्ड इन मेटल ट्रेड्स धातु व्यवसायों में प्रयुक्त मिलिंग मशीन, ऑप्शन सी बोला है द्रव चलित दावक के अतिरिक्त अन्य शक्ति दावक, ऑप्शन डी बोला है ग्राइंडिंग मशीन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पक्का से बताना है कि जो हमारा कारखाना कानून भाग 1923 48 के भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन खतरनाक मशीन नहीं है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।